किसी भी कैटलिस्ट की एक जो मेन प्रॉपर्टी हम लोगों ने इसमें पढ़ी थी कि कैटलिस्ट क्या करता है कि किसी भी रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है ना, मॉलिक्यूल्स को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन एंड दे कोलाइड विद ईच अदर एंड फॉर्म द प्रोडक्ट, सो उसी एनर्जी को कैटलिस्ट क्या करता है, कम कर देता है। ये उस कैटलिस्ट का मेन सबसे फीचर होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्यों इतना ज़रूरी होता है। तो हम लोग इस सेक्शन में इसी के बारे में पढ़ाई करेंगे। इस सेक्शन में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट के बनने की जो मेन वजह होती है, मेन जो कारण होता है वो होता है पार्टिकल्स का आपस में कोलाइड होना। जब तक पार्टिकल्स आपस में कोलाइड नहीं करते हैं तब तक प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। प्रोडक्ट के अब पार्टिकल्स का जो कोलिजन होता है ना, वो जब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट भी नहीं बनता है। अब देखिए, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट एनर्जी होती है। किसी की बहुत एनर्जी होगी, किसी की बहुत कम एनर्जी होगी, कोई मॉडरेट एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें। तो इफेक्टिव कोलिजन वही मॉलिक्यूल कर सकते हैं जिनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है, और उस एनर्जी का नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्योंकि हम लोग सबसे पहले इसी के बारे में जान रहे हैं, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज़ द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी possessed by reacting molecules to participate in the reaction and form the product by the collision। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? देखिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी बेसिकली ये एक तरह की परमिशन है, समझ लीजिए। आसान भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं तो ये एक तरह की परमिशन है जिससे आप क्या कर सकेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन आपका पार्टिसिपेशन ऐसा होगा कि वो प्रोडक्ट के रूप में आपको दिखाई देगा। सो इट इज़ द मिनिमम एनर्जी, इतनी एनर्जी होनी चाहिए मॉलिक्यूल के पास। इट इज़ द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी possessed by reacting molecules to participate in the reaction and form the product by the collision। कोलिजन करने की वजह से वो प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स के पास उतनी एनर्जी है जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ईटी, और इसे हम ईटी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी फॉर थ्रेशोल्ड और ई फॉर सिंपली एनर्जी। ठीक, अब एक्टिवेशन एनर्जी देख लेते हैं। इट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, बेसिकली इट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड। ये सप्लाइड एनर्जी होती है जिसे हम आउटर सोर्स से सप्लाई करते हैं। किसको करते हैं? बेसिकली रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को ही करेंगे। जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं उनको हम सप्लाई कर रहे हैं। देन टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स और सिंपली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बिकम्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी वह एनर्जी है टोटली जो सप्लाई की जाती है आउटर सोर्स से, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को सप्लाई की जाती है, और जैसे ही वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो उनकी एनर्जी होती है ना, टोटल एनर्जी, वो फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है। इसका मतलब है कि अब वो मॉलिक्यूल्स आसानी से पार्टिसिपेट कर सकेंगे रिएक्शन में, क्योंकि उनका जो अब कोलिजन होगा ना वो इफेक्टिव कोलिजन होगा। और किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने की पहली शर्त यही होती है कि जब तक मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन नहीं करेंगे तब तक रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बढ़ते हैं आगे। अब इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से। अच्छा, इसी के आगे क्या लिखा है? थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड हेंस मॉलिक्यूल फॉर्म्स द प्रोडक्ट आफ्टर कोलिजन। अब ये किसके लिए हम लोग सप्लाई करते हैं? देखिए, बहुत इससे पहले वाले वीडियो के लेक्चर में भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि किसी भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। कई मॉलिक्यूल्स तो ऐसे होंगे ना जिनकी एनर्जी इससे भी ज़्यादा होगी। ये तो एक मिनिमम क्राइटेरिया है। ये एकदम वैसी बात है जैसे आप किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उसकी एक अपनी कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि आपका मिनिमम इतना % होना चाहिए, या जो भी क्राइटेरिया उसका फिक्स रहता है, तो आपको वो एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ती है।
तो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए वही मॉलिक्यूल ही जिम्मेदार होते हैं जिनके पास ये क्वालिफिकेशन होगी, इतनी एनर्जी होनी चाहिए उनके पास, तो वो प्रोडक्ट बना सकेंगे आफ्टर द कोलिजन। तो एक्टिवेशन एनर्जी वही है। अब बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं ना जो बाउंड्री पर होते हैं एकदम, या थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे, अब जो बहुत ग्राउंड स्टेट में होंगे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एकदम ग्राउंड लेवल वाली होगी, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम इनएक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं, और वो कभी भी जो है इफेक्टिव कोलिजन नहीं करते हैं। इफेक्टिव कोलिजन या तो वो करेंगे जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, या वो मॉलिक्यूल करेंगे जिनको हम अलग से एक्टिवेशन एनर्जी दे देते हैं। अब फिर वो एक्टिवेशन का मतलब सिंपली ऐसे ही है ना, एक्टिवेट हो गए मॉलिक्यूल, अब वो कोलिजन करेंगे और फिर बना देंगे। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नोट पॉइंट हम लोगों ने कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा भी था, जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे वीडियो में, तो उसमें क्या पढ़ा था एक पॉइंट कि अ कैटलिस्ट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी एंड हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। किसी भी रिएक्शन का रेट अगर बढ़ जा रहा है तो कैटलिस्ट का एक उसमें ये भी रोल रहता था कि वो कैटलिस्ट क्या करता था, रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, अब वही चीज़ बात आ गई। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब मॉलिक्यूल्स को अलग से एक एनर्जी जो हम प्रोवाइड कराते हैं ना, उसी एनर्जी को वो और कम कर देगा। मतलब जहाँ हमें पहले ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही थी, अब कैटलिस्ट की वजह से वो एनर्जी कम देनी पड़ेगी। ठीक, अल्टीमेटली एनर्जी तो हमें देनी है, लेकिन विदाउट कैटलिस्ट देखेंगे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और विद कैटलिस्ट देखेंगे हमें एनर्जी कम देनी पड़ती है। तो वो उस एनर्जी को, एक गैप को ही कम कर देता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स सिंपली। अब हम लोग समझते हैं इसे एक ग्राफ की मदद से, ग्राफ के हेल्प से समझते हैं कि एक कैटलिस्ट जो है किस तरह से रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, या उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको रिड्यूस कर देता है। देखिए ग्राफ में एक एक्सिस पर एनर्जी है, वाई एक्सिस पर, और एक एक्सिस पर रिएक्शन प्रोग्रेस है, या जो रिएक्शन प्रोग्रेस का मतलब कितना रिएक्शन हो रही है, यानी वो एक्स एक्सिस पर है। देखिए अब इसमें एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल यहाँ पर दिख रहा है आपको, सिंपली एक प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल। अब इसमें आपको दो पाथ दिखाए गए हैं, दो रास्ते दिखाए गए हैं, जिनमें से एक रास्ता रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, उसका एक रास्ता तो विदाउट कैटलिस्ट है और दूसरा रास्ता विद कैटलिस्ट है। अब देखिए थोड़ा समझिए चीज़ों को, आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। देखिए रिएक्टेंट पहले पाथ में देखेंगे तो वो प्रोडक्ट में बदल गया। एक यहाँ पे मैंने लाइन बना दी है, ये ब्लैक कलर से आपको दिख रही होगी, जिसके ऊपर मैंने लिखा है ईटी। ईटी सिंपली क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इसका मतलब है कि रिएक्शन जब हो रही होगी तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को, जो मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास होंगे ना, वो तो आसानी से यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और फिर वो कोलाइड करके आपस में कोलिजन करके क्या कर देंगे? प्रोडक्ट बना देंगे। अब ये जो गैप है ना, ये रिएक्टेंट की एनर्जी और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, इनके बीच में जो गैप होता है, हम इसी गैप को ही एक तरह से क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। अब जो मॉलिक्यूल होंगे ना, वो तो अपने आप ऑटोमेटिक चले जाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो थोड़ा बाउंड्री के पास होंगे या थोड़ा ऊपर नीचे होंगे, तो उनको हम अलग से सप्लाई करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब हम एनर्जी वो दे देते हैं ना, तो वही एनर्जी क्या हो जाएगी? सप्लाई करते हैं जब, तो हमें इतनी एनर्जी देनी है। लेकिन अब आप क्लियरली देखिए, इतनी एनर्जी है। अब देखिए जो दूसरा पाथ है उसमें देखिए, जो कि मैंने ग्रीन कलर से आपको बना के दिखाया है, वो विद कैटलिस्ट है। विद कैटलिस्ट होने का मतलब क्या है? अब ये जो ईटी है ना, वो यहाँ पर आ गया एक तरह से। ईटी का मतलब क्या है? जो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है ना, अब वो इतनी कम पड़ेगी ज़रूरत। जो एक्टिवेशन एनर्जी हमें यहाँ देनी पड़ रही थी, विद कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो मिनिमम क्राइटेरिया है ना, वो थोड़ा सा कम हो गया। इसका मतलब अब हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? कम देनी पड़ती है। इसीलिए क्या करता है कि ये जो रिएक्शन होती है बेसिकली, इसमें वो रिड्यूस कर देता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को, जो कैटलिस्ट होता है वो रिड्यूस कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को, जिसकी वजह से अब ये एनर्जी हमको कम देनी पड़ रही है। तो देख रहे हैं ना, इतना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस यहीं से तो आएगा। सो कैटलिस्ट क्या कर दे रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर दे रहा है। अब किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी, या प्रोडक्ट की एनर्जी देखेंगे तो ये एनर्जी प्रोडक्ट की है। इसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के जो बीच का गैप होता है ना, हम इसे एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ सिंपली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट।
इन दोनों के बीच का जो गैप है रिएक्शन में जो एनर्जी का गैप होता है, तो इसी गैप को हम डेल्टा एच भी बोलते हैं सिंपली। ठीक, ये आप समझ लीजिएगा, इसी डायग्राम से आप समझ सकते हैं। रिएक्टेंट की एनर्जी मान लीजिए ये है और प्रोडक्ट की एनर्जी ये है। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे कम है। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ सिंपली, जिसके लिए मैंने आपको एक हिंट भी दे दिया है कि डेल्टा एच अगर आप देखें, जो कि मैंने बताया है रिएक्शन की जो एनर्जी है, जो रिएक्शन की जो एनर्जी है जिसे हम एंथैल्पी भी बोलते हैं सिंपली, वो डिफाइन की जाएगी EP माइनस ER। E है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और ER जो है वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट सिंपली। तो अब आप जानते हैं फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं सिंपली। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस ग्राफ से आप क्या समझते हैं कि ये किस तरह की रिएक्शन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सभी लोगों को। अगर आपको कि इस तरह से बेसिकली कैटलिस्ट की वर्किंग होती है, जो कि आपको डिटेल में मैंने आज समझा दिया है सब कुछ कि कैसे क्या थ्योरीज होती हैं मैकेनिज्म की, और एक्टिवेशन एनर्जी का भी क्या क्राइटेरिया है इन द कैटलिसिस। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।